नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी का 14वां भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। कभी कभी वह पेंसिल से एक कागज पर जोड़ बाकी सा लगाता। रजिस्टर तो वह पहले भी पढ़ता था, पर भवों के बीच शिकन और पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नई चीज़ें थीं, जिससे प्रकट था कि स्टेशन मास्टर अपने काम में बुरी तरह फंस गया। उन दिनों सवाल जवाब कुछ इस तरह चलता। आजकल शायद आपके पास बहुत काम है। और क्या हाल चाल है? ठीक है। गाड़ी कब आ रही है? राइट टाइम। आपका भतीजा तो लखनऊ में ही है ना? जी हाँ। अपना भतीजा तो आजकल रिटायर ही नहीं होने देता। चेयरमैन है। इंस्पेक्टर साहब स्टेशन मास्टर के आचरण का अधःपतन बड़े गौर से देख रहे थे। हालत दिन पर दिन गिर रही थी। जैसे ही वे सिर पर कुल्हड़ जैसी हैट लगाए हुए उनके सामने आकर कुर्सी पर बैठ जाते, वे देखते कि रजिस्टर पर उसकी आंखें टपक कर गिरने ही वाली हैं। कभी कभी उनके सवाल अनसुने कर जाता। इंस्पेक्टर साहब सोचते कि सरकारी नौकरी करके भी अगर काम करना पड़ा तो ऐसी जिंदगी पर लानत है। अचानक एक दिन उनकी गाड़ी देखने की लत खत्म हो गई। वे उस दिन रोज की तरह स्टेशन पर आए और स्टेशन मास्टर के पास आकर बैठ गए। आज वह रजिस्टर पर पेंसिल से नहीं बल्कि कलम से कुछ लिख रहा था। उसकी भौहों से लगता था कि काम के साथ ही वह खुद भी खत्म होने वाला है। इंस्पेक्टर साहब ने शुरू किया, आजकल आपके पास बहुत काम है। जी हाँ, उसने अचानक जोर से कहा। वे कुछ झिझक से गए, फिर धीरे से बोले, पैसेंजर गाड़ी। इस बार स्टेशन मास्टर ने कलम रोक दी। उनकी ओर सीधे देखते हुए उसने सधी आवाज़ में कहा, पैसेंजर गाड़ी पौन घंटा लेट है और आपका भतीजा बोर्ड का चेयरमैन है। अब बताइए, इसके बाद आपको क्या कहना है? इंस्पेक्टर साहब कुछ देर मेज की ओर देखते रहे, फिर उठकर धीरे से चल दिए। एक पॉइंटमैन बोला, क्या हुआ साहब? कुछ नहीं। मैं बोले, साहब के पास काम बहुत है। हमारा भतीजा भी आजकल इसी तरह झुंझलाया करता है। बड़ा काम है। आज जोगनाथ मेले में रुपन बाबू के साथ 1 बजे से आया था। उसे डर था कि अकेले रहने से पुलिस उसे छेड़ने लगेगी और कहीं ऐसा ना हो कि उसे अपनी मोहब्बत में एकदम जकड़ ले। वे लोग मेले की धज से निकले थे। रुपन बाबू ने कमीज के कॉलर के नीचे एकदम नया रेशमी रुमाल बांध लिया। केवल सौंदर्य बढ़ाने के उद्देश्य से आंख पर काला चश्मा लगा लिया। सनीचर ने अंडरवियर के ऊपर घर की बनी जालीदार सूती बनियान पहन ली थी, जो अंडरवियर तक आने से 1.5 इंच पहले ही खत्म हो गई थी। छोटे पहलवान ने लंगोट की पट्टी को आज हाथी की सूंड की तरह नीचे नहीं लटकने दिया, बल्कि उसे इतनी मजबूती से पीछे ले जाकर बांधा था कि पट्टी का वह दूसरा सिरा लंगोट के तार तार होने पर भी उनके पीछे दुम की तरह चिपका रहे। यही नहीं, उन्होंने आज बिना बनियान का एक पारदर्शी कुर्ता और एक पारदर्शी मार्किन का अंगोछा लुंगी के रूप में पहन लिया था। जोगनाथ रुपन बाबू से सट कर चल रहा था। वह एक दुबला पतला नौजवान था। उसे देखते ही शिवपालगंज के पुराने आदमी आहसी भरकर कहते थे, जोगनथवा को देखकर अयोध्या महाराज की याद आती है। अयोध्या महाराज अपने ज़माने के सबसे बड़े ठग थे और दूर दूर से लोग उनके पास चालाकी सीखने के लिए आते थे। जोगनाथ से लोगों को आशा थी कि कुछ दिनों में उसके सहारे इतिहास अपने आप को दोहराएगा। जिस दिन गांव में चोर आए थे, उस दिन से जोगनाथ को लोग कुछ दूसरे ढंग से देखने लगे थे। गया दिन के यहाँ चोरी हो जाने के बाद जोगनाथ को ऐसा जान पड़ने लगा कि उसे पहले से ज़्यादा इज्जत मिल रही है। आम के बागों में जहाँ चरवाहे कौड़ियों से जुआ खेल रहे होते, जोगनाथ के पहुँचते ही लोग निगाह बचाकर अपने पैसे पहले टेंट में रख लेते, तब उसे बैठने को कहते। बाबू रामाधीन के दरवाजे पर भंग पार्टी के बीच जोगनाथ की पीठ पर न जाने कितने स्नेह भरे हाथ फिरने लगे थे। फ्लश का खेल शिवपालगंज में जोगनाथ के मुकाबले कोई भी नहीं खेल पाता था। एक बार सिर्फ पैर के ऊपर उसने खन्ना मास्टर की ट्रेल फेंकवा दी थी। उस दिन से जोगनाथ की धाक कुछ ऐसी जमी कि उसके हाथ में 3 पत्ते आते ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी
अपने ताश देखना भूलकर उसी का मुंह लगने लगते। जैसे ही वह पहला दांव लगाता, आधे से ज़्यादा खिलाड़ी घबराकर अपने पत्ते फेंक देते। सुना है राणा प्रताप का घोड़ा चेतक मुगल सेना के जिस हिस्से में पहुंच जाता, वहां चारों ओर भीड़ फटकर उसके लिए जगह निकाल देती। मुगलों के सिपाही सिर पर पैर रखकर असंभव चाल से भागने लगते। वही हालत जोगनाथ के दांव की थी। जैसे ही उसका दांव मैदान में पहुंचता, भगदड़ पड़ जाती। पर गया दीन के यहाँ चोरी हो जाने के बाद कुछ ऐसा हो गया कि लोग जोगनाथ को देखकर फलस के दुर्गुणों के बारे में बात करने लगते। बेजुआरी तो पहले उसे देखकर एक हीरो का स्वागत देते थे और खाना पीना भूलकर उसके साथ खेलते रहते। अब अचानक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बाजार जाने की, घास काटने की या भैंस धोने की याद करने लगते। यह जोगनाथ के लिए परेशानी की बात थी। उधर अभी कुछ दिन हुए दरोगा जी ने उसे थाने पर बुलाया था। वह साथ में रुपन बाबू को भी लेकर गया था। दरोगा जी ने कहा, रुपन बाबू, जनता के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने गंभीरता से समझाया था, गया दिन के घर की चोरी के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, कुछ भी पता लगाना मुश्किल है। रुपन बाबू ने कहा, हमारा पूरा सहयोग है। यकीन न हो तो कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट को गिरफ्तार करके देख ले। दरोगा जी कुछ देर यूं ही टहलते रहे, फिर बोले, विलायत का तरीका इस मामले में सबसे अच्छा है। 80% अपराधी तो खुद ही अपराध स्वीकार कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो कहकर वे रुक गए और पूरी निगाह से जोगनाथ की ओर देखने लगे। फ्लश के खेल में ब्लफ लगने वाली सदी निगाह से जोगनाथ ने भी दरोगा जी की ओर देखा। जवाब दिया रुपन बाबू ने। कहा, विलायती वाली यहाँ न चलाइए। 80% लोग अगर अपने अपने जुर्म का इकबाल करने लगे तो कल आपके थाने में 10 सिपाहियों में से ड्यूटी देने के लिए सिर्फ 2 ही बचेंगे, बाकी हवालात में होंगे। हुआ यही था कि बात हंसी मजाक में टल गई। जोगनाथ को दरोगा जी ने क्यों बुलाया, ये साफ नहीं हो पाया। उसी का हवाला देते हुए रुपन बाबू आज बड़प्पन के साथ बोले, ए जोगनाथ, यूं मरे चमगादड़ जैसा मुंह लटकाकर चलने से क्या होगा? मौज करो। दरोगा कोई लकड़बग्गा तो है नहीं, तुम्हें खा थोड़े ही जाएगा। पर छोटे पहलवान खींच के साथ बोले, हमारा तो एक डंपलाटी हिसाब है कि इधर से अगर खाओगे तो उधर से अंगार निकालोगे। जोगनाथ कोई वैद्य जी से सलाह करके तो गया दीन के घर कूदे नहीं थे, फिर अब उनके सहारे पर क्यों झूल रहे हैं? जोगनाथ ने विरोध में कोई बात कही, पर तभी उनके पीछे से एक बैलगाड़ी घर घर आती हुई निकल आई। रंगनाथ चेहरे की धूल पोंछने लगा। छोटे पहलवान ने आंख का कोना तक नहीं दबाया। गीता सुनकर जिस भाव से अर्जुन 18 दिन कुरुक्षेत्र की धूल फांकते रहे, उसी तरह छोटे पहलवान बैलगाड़ी की उड़ाई हुई सारी धूल फांक गए। फिर बेरुखी से बोले, सच्ची बात और गधे की लात को झेलने वाले बहुत कम मिलते हैं। जोगनाथ के लिए लोग तो बात गांव भर में फुसफुसा रहे हैं। वही हमने भड़बड़ाकर कह दी। इस बार कहा सुनी किस बात की? सनीचर ने शांति स्थापित करनी चाहिए। प्रधान हो जाने की आशा में वह अभी से वैद्य जी की शाश्वत सत्य बोलने वाली शैली का अभ्यास करने लगा था। बोला, आपस में कुकरहा करना ठीक नहीं। सारी दुनिया जोगनाथ को चाहे जो कुछ कहे, हमने उसे एक बार भला कह दिया तो कह दिया। मर्द की जवान एक है कि 2? छोटे पहलवान घृणापूर्वक बोले, तो तुम मर्द हो। रास्ते में उन्हें लंगड़ दिखाई दिया। रंगनाथ ने कहा, ये यहाँ भी आ पहुँचा। लंगड़ एक मकोई की झाड़ी के नीचे अंगोछा बिछाकर बैठा हुआ सुस्ता रहा था और ओंठों ही ओंठों में कुछ बुदबुदा रहा था। सनीचर बोला, लंगड़ का क्या, जहाँ चाहा वहाँ लंगर डाल दिया। मौजी आदमी है। छोटे पहलवान अपने प्रसिद्ध अखबारी पोज पर उतर आए थे। यानी उनका फोटो अगर अखबार में लगता तो उसके सहारे वे अपने सबसे सच्चे रूप में पाठकों तक पहुँचते। असीम सुख की उपलब्धि में नीचे का ओठ फैलाकर दांत पीसते हुए, आंखें सिकोड़े हुए अपनी जांघ के मूल भाग को बड़े उद्रेक से खुजला रहे थे। शायद इस उपलब्धि में लंगड़ के कारण कोई बाधा पड़ गई थी। झल्लाकर बोले, मौजी आदमी, साला सूली पर चढ़ा बैठा है। परसों तहसीलदार से तू खड़ा कराया, मौज कहाँ से करेगा? वे लोग नज़दीक से निकले। रुपन ने ललकार कर कहा, कहो लंगड़ मास्टर,
क्या रंग है? नकल मिली? लंगड़ ने बुदबुदाना बंद कर दिया। आंख पर हथेली का छज्जा बनाकर उसने धूप में रूपन बाबू को पहचाना। कहा, कहाँ मिली बापू? इधर इस रास्ते नकल की दरखास्त सदर के दफ्तर भेजी गई और उधर उस रास्ते से मिसिल वहाँ से लौट आई और फिर गया मामला 15 दिन को। सनीचर ने कहा, सुना तहसीलदार से तू तड़ाक की बात हो गई। कैसी बात बापू? लंगड़ के होठ फिर बुदबुदाने की तैयारी में कांपे। जहाँ कानून की बात है वहाँ तू तड़ाक से क्या होता है? छोटे पहलवान ने घृणा से उसकी ओर देखा। झाड़ियों और दरख्तों के सुनाने के लिए कहा, बात के बतासे फोड़ने से क्या होगा? साला जाकर नकलन भी इसको 5 रुपए टिक्का क्यों नहीं देता? तुम ये नहीं समझोगे छोटे पहलवान, ये सिद्धांत की बात है। रंगनाथ ने उसे समझाया। छोटे पहलवान ने अपने मजबूत कंधों पर एक अनावश्यक निगाह डालकर कहा, वह बात है तो खाते रहो चकर घिन्नी। कहकर सैकड़ों यात्रियों की तरह बेबी झाड़ी के पास पानी गिराने की नीयत से गए और वहां एक आदमी को खुले में कुछ चीज गिराते हुए देखकर उसे गाली देते हुए दूसरी ओर मुड़ गए। छोटे पहलवान ने कहा, हमें दर्शन वर्शन नहीं करना, यहाँ तो बस लाल लंगोटे वाले की गुलामी करते हैं और जितने देवी देवता हैं उनको भूसा समझते हैं। बहस इस पर हो रही है कि पहले मंदिर में देवी का दर्शन कर लिया जाए। छोटे की इस बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। सभी जानते हैं कि उन्हें समझाने का सिर्फ एक तरीका है और वह है उन्हें जमीन पर पटक कर छाती पर चढ़कर उनकी हड्डी पसली तोड़ दी जाए। उधर छोटे ने यह दिखाने के लिए कि वे नास्तिक नहीं हैं, खड़े होकर अपनी जांघ पर ढोलक सी बजानी शुरू कर दी। जब इससे उनकी आस्तिकता प्रमाणित नहीं हुई तो वे एक गाना गुनगुनाने लगे, बजरंगबली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मिठाई की एक दुकान की ओर इशारा करके उन्होंने कहा, मैं वहीं चलकर पेट में तब कुछ डालता हूँ, वहीं आना। फिर अपने आप से बोले, सवेरे से मुंह बांधे घूम रहे हैं, पेट साला फटफटा रहा है। रंगनाथ को यही बताया गया था कि मंदिर सतयुग का बना है। वह शुरू से ही किसी शिलाखंड पर ब्राह्मी अक्षर पढ़ने की कल्पना कर रहा था, पर मंदिर को दूर से देखते ही उसे विश्वास हो गया कि अपने देशवासी समय के बारे में सिर्फ 2 शब्द जानते हैं और वे हैं अनादि अनंत। इसके सिवाय वे लगभग 75 वर्ष पुराने मंदिर को आसानी से गुप्त काल या मौर्य काल में धकेल सकते हैं। मंदिर के ऊपर बने हुए बेलबूटों के बीच लिखा था, बनवाया मंडप महिषासुरमर्दिनी का मुसम्मे इकबाल बहादुर सिंह वल्द नरेंद्र बहादुर सिंह तख्त भीकापुर से मिति कार्तिक बदी 10वीं संवत 1950 विक्रमी को। इसे पढ़ते ही रंगनाथ का सारा पुरातत्व हवा में उड़ गया। यह न समझना चाहिए कि भीकापुर का तख्त सितारा या पूना रियासत का तख्त था। अवध में लाखों जमींदारों के घर इस तरह के न जाने कितने टूटे फूटे तख्त पड़े रहा करते थे, जिन पर बैठकर वे अपनी रियाया यानी 2-1 हलवाओं का सलाम होली या दशहरा पर कबूल करते थे। मंदिर पर खर्च होने वाली रकम का अंदाज करके रंगनाथ समझ गया कि यह तख्त भी उन्हीं लाखों तख्तों में से एक था। मंदिर की इमारत भी एक तख्त जैसी थी। एक कमरा था जिसमें सिर्फ एक दरवाजा था। अंदर की दीवारों पर चारों ओर वार्डरोब जैसे बना दिए गए थे। उन्हीं में अनेक प्रकार के देवताओं के रहने का प्रबंध था। दरवाजे में घुसते ही सामने के वार्डरोब में जो मूर्तियां दिखती थीं उनमें से देवी की मुख्य प्रतिमा थी। वह सचमुच ही एक प्राचीन मूर्ति थी। जोगनाथ मंदिर में घुसते ही बड़ी फुर्ती से साष्टांग लेट गया, जैसे लड़ाई के मैदान में धमाके की आवाज़ सुनते ही सिपाही लेट जाते हैं। फिर पंजों के बल बैठकर उसने बड़ी भावुकता से एक भजन सुनाना शुरू किया, जिसके बोल वो समझ में नहीं आए, पर यह समझ में आ गया कि वह रो नहीं रहा, गा रहा है। जोगनाथ की भावुकता न गांजे की चिलम से पैदा हुई, न शराब के चुग्गड़ से। उसके पीछे सिर्फ पुलिस का डर था। जो भी हो, वह इतनी साफ थी कि 2-4 लोग अपना भजन भूलकर सिर्फ उसका भजन सुनने लगे। शनिचर को भी प्रधान बनना था, अतः वह भी मंदिर के बीचों बीच घुटने मोड़कर किसी तरह बैठ गया। जगदम्बिके का नारा लगाने लगा। मंडप में मेले की जबरदस्त भीड़ थी। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था, पर वह गंजा ही कैसा जो कहीं पहुँचते ही वहाँ के रहने वालों पर अपने बांगड़पन की धाक न बैठा दे।
लोग सनीचर से कुछ हट कर खड़े हो गए। उधर रुपन बाबू ने भी आंखें मूंद ली। धड़ाक से कोई वरदान मांगकर आंखों को एकदम से खोल दिया। उसके बाद उन्होंने वहां से मेला देखने की शुरुआत कर दी। उनके पास ही एक लड़की किसी मूर्ति के आगे झुकी हुई कुछ बुदबुदा रही थी। रुपन बाबू ने मान लिया कि असली मेला यही है। रंगनाथ हाथ जोड़कर सीधे मुख्य प्रतिमा के पास पहुंचा। उसने उसे देखा, फिर देखता ही रह गया। प्राचीन मूर्ति कला के बारे में उसने जो कुछ पढ़ा था उसे बिल्कुल निरर्थक जान पड़ा। उसने सोचा, अगर यही देवी की मूर्ति है तो अब तक उसने जो मूर्तियां खजुराहो में, भुवनेश्वर में या एलोरा के कैलाश मंदिर में देखी थी वे क्या थीं। एक बार आंख मूंद कर उसने ताकत से अपना सब पढ़ा हुआ भूल जाने की कोशिश की। मन ही मन वह चीखने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी भक्ति का तर्क का हमला हो रहा है, मेरी भक्ति पर तर्क का हमला हो रहा है, बचाओ। पर उसने जब आंखें खोली तो उसे लगा कि उसकी भक्ति गायब हो गई और इतिहास की तोता रटंत पढ़ाई उसे झकझोर रही है। बात यह थी कि इस मूर्ति की बनावट कुछ नए ढंग की थी। उसके सिर पर सिपाहियों का सा शिरस्त्राण था। गर्दन के नीचे चौड़ा और सपाट सीना, सीने के नीचे का हिस्सा गायब था। लोग भक्त की निगाह से नहीं बल्कि अंग्रेजी इतिहास लेखकों की किताबों के सहारे इस मंदिर में आए हुए हों, केवल यह वक्तव्य दे सकते थे कि इस मूर्ति के जितने अंश को मैं देख पाता हूँ उससे मुझे ये प्रमाणित करने में संकोच नहीं कि ये लगभग 12वीं शताब्दी के किसी सिपाही की मूर्ति है। अपने यहाँ की मूर्ति कला पर हमें चाहे जो कुछ कहा जाए, उसके विरुद्ध कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे देश की मूर्तियों में लिंग भेद का कोई घपला है। छोटे छोटे बाल कटाए हुए, कमीज पैंट पहनकर गोल्फ के मैदान में घूमने वाली नारियों के बारे में हमें भले ही लिंग संबंधी धोखा हो जाए, पर यहाँ प्राचीन नारी मूर्तियों को लेकर ऐसा होना संभव नहीं। पुरातत्व के विद्यार्थियों को गले के नीचे की 2 ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने की आदत पड़ जाती है और कुछ नीचे जाते ही पहाड़ पलट कर दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। ये सब समझने की दिव्य दृष्टि पुरातत्व के भोंदू से भोंदू विद्यार्थी को भी मिल जाती है। फिर वह बौद्ध विहारों को गोपुरम और गोपुरम को स्तूप समझने की गलती भले ही कर बैठे, नारी मूर्ति को पुरुष मूर्ति मानने की भूल नहीं कर सकता। रंगनाथ ने पुजारी से पूछा, ये किस देवता की मूर्ति है? पुजारी बहुत व्यस्त था, चिल्लाकर बोला, कुछ जेब में से निकाल कर पूजन चढ़ाओ, तब अपने आप जान जाओगे कि कौन देवता है। रंगनाथ ने जिज्ञासा से आगे बढ़कर मूर्ति का गला छुआ। पुजारी ने उसे शंका के साथ देखा, पढ़े लिखे आदमी की तरह कहा, मूर्ति को छूने की सख्त मुमानियत है। लड़की दर्शन करके बाहर चली गई। रुपन बाबू की समझ में मेला खत्म हो गया था। उन्होंने रंगनाथ का हाथ खींचकर कहा, दर्शन तो हो गए, अब चलो चला जाए। इतिहास सबसे बड़ा मूर्ति भंजक है। वही अब रंगनाथ के सिर पर चढ़कर बोला, दर्शन क्या होंगे, ये देवी की मूर्ति ही नहीं है। सुनते ही तीनों गंजई रंगनाथ के पास सिमट आए। 2-4 लोग चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। तब किसी अजायब घर के असिस्टेंट क्यूरेटर की तरह रंगनाथ ने रुपन बाबू को समझाया, देखते नहीं, ये सरासर किसी सिपाही की मूर्ति है। ये देखो, ये है शिरस्त्राण, और ये देखो, ये है पीछे की तरफ से निकला हुआ तरकस, ये देखो बिल्कुल सपाट। रंगनाथ सिपाही के वीरतापूर्ण वक्ष स्थल का वर्णन पूरा नहीं कर पाया। उसके पहले ही पुजारी ने उसे उछलकर धक्का दिया और बिना किसी प्रयास के तीर की तरह भीड़ को चीरता हुआ दरवाजे के पास जाकर अटक गया। उधर पुजारी पूजा कराने और पैसे बटोरने के कारोबार को रोककर पूरी तबीयत से रंगनाथ को गालियां देने लगा। उसका मुंह छोटा था, पर बड़ी बड़ी गालियां एक दूसरे को लांघती हुई बहुत टूटी फूटी हालत में बाहर आकर गिरने लगी। थोड़ी देर में मंदिर के अंदर गालियां ही गालियां हो गईं, क्योंकि भक्तों ने भी पुजारी की ओर से गालियों का उत्पादन शुरू कर दिया। गधे बिल्कुल भौचक्के होकर मंदिर के बाहर आ गए। पुजारी दरवाजे पर आकर चीखने लगा, मैं तो सूरत देखकर ही पहचान गया था, ईसाई है, विलायतियों की औलाद। जरा सी गिटपिट सीख ली और कहने लगा, ये देवी नहीं, 4 दिन बाद कहना कि हमारे बाप ही नहीं। शनिचर और जोगनाथ पूरी घटना समझ नहीं पाए थे, फिर भी वे हाथ पैर हिलाकर शोर मचाने लगे। तब तक रुपन बाबू में
उनकी व्यवहार बुद्धि लौट आई। उन्होंने रंगनाथ का हाथ पकड़कर कहा, चलो दादा। फिर पुजारी की ओर देखकर ऊंची पर ठंडी आवाज में कहने लगे, देखो महाराज, मेले ठेले के दिन ज़्यादा दम न लगाया करो। तुम्हारी उम्र भी ढलने लगी है, गाना दिमाग पर चढ़ जाता है। पुजारी ने फिटफिटाकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि इन्होंने फिर कहा, बस बस बस, बहुत ज़्यादा पैंतरा ना दिखाओ। हम लोग शिवपालगंज के रहने वाले हैं। जवान को अपनी लगाम दो और अपने काबू में रखो। कुछ दूर चलने पर रंगनाथ ने कहा, गलती मेरी ही थी, मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए था। रूपन बाबू ने सांत्वना दी, बात तो ठीक है, पर कसूर तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का है। सनीचर ने भी कहा, पढ़कर आदमी पढ़े लिखे लोगों की तरह बोलने लगता है, बात करने का असली ढंग भूल जाता है, क्यों न जोगनाथ? जोगनाथ ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह तब तक भीड़ के रेते में घुसकर नौजवान लड़कियों को धक्का देने में व्यस्त हो गया था। उसके चेहरे से लगता था कि वह इस काम में व्यस्त ही रहना चाहता है। सनीचर भी अब मेले वाली चाल पर आ गया था। लंबे लंबे डगों से मिठाई की उस दुकान की ओर चला जिधर छोटे पहलवान थे। उसने सैकड़ों बुढ़ों को दाएं बाएं फेंका, कई औरतों के कंधों पर प्रेम से हाथ रखा, उसकी छातियों के आकार प्रकार का हाल चाल लिया, और ये सब ऐसी निस्संगता से किया जैसे भीड़ से निकलने के लिए ऐसा करना धर्म में लिखा हो। ये करने के लिए दुबले पतले इंसान में अचानक फुर्ती आ गई कि टॉनिक बनाने वाली कोई भी अमेरिकी कंपनी उसे पेप का विज्ञापन मानकर उसे पिंजड़े समेत खरीद सकती थी। यह दूसरी बात है कि अभी उसे बंद करने के लिए पिंजड़ा बनवाया नहीं गया। रंगनाथ बहुत नाराज हो रहा था। एक बार जब सनीचर का हाथ किसी नौजवान लड़की के गाल की ओर बढ़ रहा था, उसने उसे बीच में ही मरोड़ दिया और कहा, ये क्या बदतमीजी है? सनीचर ने आंखें फैलाकर कहा, बदतमीजी नहीं, गुरु मेला है। फिर अचानक विनम्र बनकर दांत निकालते हुए बोला, गुरु, देहाती मेले का मामला, यहाँ तो बस यही हेरा फेरी का चमत्कार है गुरु। प्लानिंग कमीशन वाले किसी समस्या को फुसलाने के लिए कोई नया अंग्रेजी फिक्रा इस्तेमाल करते वक्त भी इतने खुश नहीं होते होंगे जितना सनीचर चमत्कार को मुंह से निकाल कर हुआ। उसने मन ही मन तय किया, प्रधान बनकर वह इस शब्द का प्रयोग दिन में कम से कम 3 बार नियम पूर्वक किया करेगा। मिठाई और चाट की दुकानों के आगे काफ़ी भीड़ थी। भारतीय मिठाइयों की सौंदर्य सामग्री बर्फी ढेर की ढेर लगी थी, और हर लड़का जानता था कि मारपीट में इसका इस्तेमाल पत्थर के टुकड़े जैसा किया जा सकता है। इन मिठाइयों के बनाने में हलवाइयों और फूड इंस्पेक्टरों को बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करने पड़े थे। उन्होंने बड़े परिश्रम से मालूम किया था कि खोए की जगह घुइयाँ, आलू, चावल का आटा, मिठाई, मिट्टी या गोबर तक प्रयोग किया जा सकता है। वे सब समन्वयवाद के अनुयायी थे। उन्होंने कसम खा ली थी कि बिना मिलावट के ना तो कोई चीज़ बनाएंगे और ना बेचेंगे। एक दुकान के किनारे छोटे पहलवान दिखाई दिए। वे भीड़ से कुछ पीछे हटकर एक मोड़े पर बैठे और एक दोने से आलू के टुकड़े नीम की सीख से उठा कर खा रहे थे। सनीचर और जोगनाथ रूपन बाबू से अलग होकर छोटे के पास पहुंच गए। सनीचर ने कहा, गुरु, हुक्म हो तो एक आध बर्फी मैं भी खा लूं। तो अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध साहित्यकार श्री लाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का 14वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।